नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं नेपाल की, जहां पे काउंटिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बालन शाह की पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन सुपर मेजॉरिटी की बात हो रही थी। वहां तक पार्टी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी की जो बात हो रही थी, उसके बारे में जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद जायसवाल से, डायरेक्टर हैं नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट के। प्रमोद जी बताइए, क्या स्थिति है अभी डायरेक्ट एफटीटीपी जो बोलते हैं डायरेक्ट, उसका लगभग खत्म होने जा रही है काउंटिंग, और उससे एकदम क्लियर है कि आरएसपी सरकार बना पाएगी। ये 165 सीट्स की इलेक्शन है और 165 में ऑलमोस्ट 121 सीट्स लाने की उम्मीद है। आरएसपी का 72 डिक्लेयर हो चुका है, 49 में वो लीडिंग है, तो टोटल 120 से ऊपर वो क्लियर है। तो 138 चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए, और प्रोपोर्शनेट जो 110 सीट्स है उसमें भी लीडिंग है आरएसपी। ऑलमोस्ट 59% उनका वोट शेयर अभी तक की है, पूरी काउंट होना बाकी है। तो वहां पर भी 60 प्लस सीट आएंगे, जिससे लग रहा है कि 120 प्लस 60 181 अभी का सिचुएशन है। अगर वो 184 लाती है तो 2/3 मेजॉरिटी ला पाएगी। जो अनुमान किया जा रहा है वो पॉसिबल है, मगर इसका अभी डिटेल में कहना मुश्किल है। मगर मुझे लगता है जो ट्रेंड है उससे दिखती जा रही है कि 2/3 मेजॉरिटी के चांसेस है आरएसपी। सुपर मेजॉरिटी क्यों जरूरी है? सुपर मेजॉरिटी होने से क्या होगी कि जैसे जितने भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस होता है, मेजर लॉज होते हैं, वो भी खुद कर पाएगी। सरकार तो बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मगर जो मेजर लॉज है नेपाल में उसको करने के 2/3 हाउस की मेजॉरिटी चाहिए। जो भारत में भी वही होता है, जो आपके ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस होती है, जो मेजर लॉज होता है, उसमें करने के 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो आने के बाद आरएसपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी और वो अपना जितना भी चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस जो चाहेगी वो कर पाएगी। लेकिन हमने देखा, अगर हम राजीव गांधी से तुलना करें, जो कि युवा प्रधानमंत्री बने 40 साल की उम्र में, और बालन शाह जो हैं वो 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी ब्रूट मेजॉरिटी आई थी 1984 के चुनाव में। लेकिन वो जो ब्रूट मेजॉरिटी थी उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। जनता ने जितनी उम्मीदें राजीव गांधी से लगाई थी वो पूरी नहीं हुई, और ऑपोजिशन टोटली वीक था। क्या लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं होगा कि बालन शाह के खिलाफ उनके सामने विपक्ष भी उतना मजबूत रहे? नेपाल में हमेशा इनस्टेबिलिटी रही है, क्योंकि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग रहा है। नेपाल में उल्टी होती जा रही है, कभी कोई भी सरकार को सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली, और जो मिला वो भी टिक नहीं पाया। तो हम लोग अभी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जो आपने बताया उसमें वो चांसेस रहती है, मुझे लगता नहीं कि वो बालन शाह एक पार्टी का ही इम्पोर्टेंस रहेगा। उसमें जितने भी अपोजिशन पार्टी है वो रहेंगे वहां पे, उतने स्ट्रांग नहीं है, मगर उस चीज को अगर वो उतना ही अगर चैलेंजिंग चीज है तो जनता लेके जाएगी, तो उसको वो सेटबैक आएगा ही। तो मुझे लगता है आरएसपी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई अच्छा चीज है तो उसमें सपोर्ट होगा, मगर कोई अगर एंटी पीपल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपोजिशन उस चीज को लाएगी। मीडिया का रोल रहेगा, सिविल सोसाइटी का रोल रहेगा। तो ये नहीं कि पूरे आरएसपी जो चाहेगी वही होगा। दूसरा चीज, आरएसपी एक पार्टी है, वहां पे एक व्यक्ति का कुछ नहीं चलने वाला है। तो पार्टी बेस्ड सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन आएगी, मगर इसको नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपने एग्जांपल दिया राजीव गांधी ने नहीं कर पाया, वो उस टाइप का सिचुएशन आया, वो यहाँ पे पॉसिबल है। मैं उसको नहीं इग्नोर कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता है अभी हम उस पर नहीं सोच रहे। अभी सोच रहे हैं कि जो न्यू फोर्सेज है, जो कमिट की है, वो डिलीवर करे, मगर बाद में क्या होता है देखेंगे। लेकिन साथ में हम बात करें अपर हाउस की, नेशनल असेंबली की, जिसके 59 मेंबर्स होते हैं, वहां क्या स्थिति है, दलीय स्थिति क्या है तमाम दलों की? अपर हाउस में अभी भी ट्रेडिशनल पार्टीज कहेंगे, या जो मेजर पार्टीज थी कल तक, वही है वहां पे। तो उनको वहां पे भी ऑपोजिशन मिलेगा। ये नहीं कि वो कुछ लॉज पास करे और सीधे हो जाए, क्योंकि उसको फिर अपर हाउस के आगे बढ़ना है।
तो मुझे लगता है एक अपोजिशन का रोल रहेगा इसमें। हाँ, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, मगर मुझे लगता है कि अगर कोई जेन्युइन डिमांड है तो अपोजिशन उसको रेज करेगी, तो ऑब्वियसली उसके लिए पीपल सेंटिमेंट निकलेगा। आप देख रहे हैं कि जो सरकार थी क्या था, 2/3 ऑलमोस्ट 2/3 की सरकार, और वो 2/3 की सरकार को 2 दिन में जनता ने उखाड़ फेंका। तो क्या होता है, अगर जेन्युइन डिमांड लेके अपोजिशन, वीक अपोजिशन भी सड़क पे आएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो मनमानी कर पाएंगे। नेपाल के डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, यहाँ के यूथ बहुत एक्टिव है इस चीज में। मुझे लगता है सिविल सोसाइटी, मीडिया भी, मुझे लगता है कभी कभी साउथ एशिया के दूसरे कंट्री से भी अच्छा सिचुएशन है यहाँ के मीडिया का। तो मुझे लगता है मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल खेल सकते जी। सुपर मेजोरिटी की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इससे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसमें मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, करप्शन का मामला है तो वो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जी, ये पॉसिबल है, क्योंकि जैसे आपने बताया, ये भी हो सकता है कि आरएसपी की जैसे पार्टी क्या करती थी कि जैसे वो सत्ता में आती थी, अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे पकड़ बढ़ाना, डिफरेंट रिक्रूटर में सारे चीज में अपना पकड़ बढ़ाना चाहता था। वो यहाँ में पॉसिबल है कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी है तो कुछ भी कर पाए, तो वो चीज है। मगर अगर वो एंटी पीपल है तो वो कंसर्न के बात है। अगर मान लीजिए इसका पॉजिटिव साइड अगर देखेंगे, जैसे कुछ चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड कर रही है कब से, मधेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप इश्यू को लेके बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं, तो उसको अगर चेंज करने तो और एक आसानी की चीज है कि एक पार्टी अगर वो कमिट किया है पीपल से, पीपल ने मैनेज दिया तो कर पाएंगे। तो इसका पॉजिटिव साइड ये भी है कि बालन और अभी का गवर्नमेंट का उनके लिए नो इफ नो बट्स हो जाएगा, कि वो नहीं बोलेगा अरे मेरे पास ये नहीं था, मेजोरिटी नहीं था, नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ये नहीं था। वो उसके पास कुछ नहीं, एक ऑप्शन रह जाएगा बहानेबाजी करने का। तो एक उसका पॉजिटिव साइड क्या है कि जो कमिट किए हैं वो डिलीवर करने के लिए उनके पास सारे रास्ते खुल जाएंगे, तो और स्टेबिलिटी रहेगी 5 साल। तो वो एक पॉजिटिव अभी के देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 35 साल में हमने 35 प्राइम मिनिस्टर देखा, तो हम वो सिचुएशन देखे हैं और अभी के स्टेबिलिटी हम उसको पॉजिटिव देख रहे हैं। हो सकता है कल ऐसा हमें कुछ बुरी खबरें भी आए जो तानाशाह के रूप में मर जाए, वो सब होने चांस है। मगर मुझे लगता है कि अभी की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जो कमिट किया है वो डिलीवर करे, उनके लिए कोई भी बंधक नहीं होगा डिलीवर करने के लिए, तो उसको पॉजिटिव हम देख रहे हैं आज के दिन में। जी, एक सवाल और, जो आरएसपी का प्रदर्शन रहा है वो अगर उसमें पहाड़ और तराई को लेकर तुलना की जाए तो दोनों क्षेत्रों में कैसा रहा है? देखिए, पहाड़ ज्योग्राफिकली, पहाड़ और मधेश को देखेंगे तो मधेश साउदर्न प्लेन से जो इंडिया से बॉर्डर करती है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। मगर पॉपुलेशन फ्लैट लैंड है जो मधेश है, वहां पे मधेसी और ओवरऑल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% है, मधेसी पहाड़ी दोनों जोड़ के, जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात है। मगर जो डेमोग्राफी है, ऑलमोस्ट 1/3 जो पॉपुलेशन है वहां पर, सॉरी इस पार्ट काट गया, वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो मायने रखती है, जिससे इस बार देखा गया है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी जैसे आरएसपी वहां पे फोकस किए। तो क्या होगा कि उनको डिलीवरी करने का ज्यादा फोकस वहां पे होगा, जहां पर खुद जो फ्लैट लैंड अब मधेश में है। तो मुझे लगता है उस चीज को वो अच्छे से अपना फोकस करेंगे और डेवलप करेंगे। इकोनॉमिकली वो मधेश ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, अभी का इलेक्शन से क्या हुआ है कि जो डिवाइड था मधेश से पहाड़ी का खत्म हो गया है, क्योंकि बालन शाह एक मधेसी कम्युनिटी का है, मगर उनका मेजोरिटी जो है बाहर से आ रही है। वो काठमांडू का मेयर थे, उन्होंने वोट जहाँ पे पहाड़ी लोग ही है तो क्वाइट एक्सेप्टेबल है पहाड़ी में। फिर उनका जो वाइफ है वो पहाड़ी मूल से है, तो वो एक अपने आप को मधेश और पहाड़ नहीं कि पैन नेपाली के रूप में अपना रिप्रेजेंट किए। तो जो मधेश पहाड़ का तो उन्होंने मिटा दिया। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मधेश रीजन है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फोकस करेंगे डेवलपमेंट का इश्यू पे। कनेक्टिविटी जितने भी है इंडिया के साथ, ट्रेड अगर इम्प्रूव करना होगा तो मधेश को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोड अच्छे होंगे, वहां पे ट्रेड ट्रांजिट का ऑप्शंस अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली वो इम्प्रूव होगा।
बालन की कोई प्रतिक्रिया, बालन शाह की कोई प्रतिक्रिया अब तक उन्होंने कुछ बोला हो मीडिया से अब तक के नतीजों के बारे में? नहीं, वो चुनाव के बाद उन्होंने अपने वोटर्स को थैंक्स किए हैं। अभी भी चुनाव का काउंटिंग कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने एक बैनर पे लेके और सारे लोगों को थैंक बोले हैं, बोले कि ये जीत आपकी है, हम सबकी है। तो उस तरह सिर्फ एक सिंबॉलिक था, वहां पे ज्यादा उन्होंने भाषण अभी तक मैंने नहीं सुना है। कम बोलने वाले व्यक्ति हैं जी, वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम काम करने वाले हैं, काम दीजिए, हम बोलने वाले नहीं। वो अपने आप को शुरू से वही दिखा रहे हैं कि हम बोलना मुझे उतना आता नहीं, मैं चाहता नहीं। वो उस टाइप से अपने आप को रखे हैं रिजर्व। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी इस जानकारी के लिए, ताज़ा अपडेट के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपसे जब तक की नई सरकार नहीं बन जाती, आप हमारे दर्शकों को इसी तरीके से नेपाल से ताज़ा अपडेट देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, नमस्कार।